दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 761 तक के प्रश्नों को पढ़ा जा चुका है। आज इस वीडियो में 762 से लेकर 837 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह वीडियो इस विषय का अंतिम वीडियो होगा क्योंकि 837 तक के ही प्रश्न इसमें मौजूद हैं। इसलिए अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए और फिर ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं तो पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा यकृत, आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो ये अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीने से कोई पथरी रोग नहीं होता है, जबकि डायबिटीज मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये सभी चीज़ों से पथरी के गठन हो सकता है, पथरी बन सकती है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो ये पथरी का कारण बनती है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में स्तनों का विकास होना, आंसर सी। निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था यानी डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो यह है अल्जाइमर रोग, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो टर्नर संलक्षण का, आंसर डी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित हैं। जहाँ भी ऑस्टियो शब्द का यूज होगा आप समझ लीजिएगा ये हड्डी से संबंधित होना चाहिए। जैसे ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? तो ये गाउट बीमारी का सूचक है। अगला प्रश्न है, लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में से नहीं होता है, अर्थात डी होगा आंसर। अगला प्रश्न है, मसूरों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी से मसूरों में रक्तस्राव होता है, यानी मसूरों से रक्त निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला में विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? तो सन्नीपात रोग, आंसर सी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस। प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत के इनेमल का कार्बुरन किस कारण से होता है? तो ये पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो दांत का क्षरण, आंसर डी। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग जिगर को प्रभावित करता है, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद दाग
का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा लुकोसिन। लुकोसिन के द्वारा सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए? आंसर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा सी, यानी डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया रोग गला से संबंधित है। जबकि एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, जहाँ भी कार्डियो शब्द का यूज होगा आप समझ लीजिएगा कि ये हृदय यानी दिल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो सिलिकोसिस। आंसर सी। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दिया जाता है जब बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। और जब अगला प्रश्न है, जब विषाणु का संक्रमण होगा उसके लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को डैश कहा जाता है? तो ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आंसर ए। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन यानी कवक का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। आंसर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। आंसर सी। अगला प्रश्न है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो ये टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। आंसर बी। अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है वृक्ष संवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। जबकि फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को एग्रोनॉमी और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। सौरोलॉजी का अध्ययन, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पक्षी का अध्ययन है। ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन ओनोरियोलॉजी। और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो गुर्दा यानी ब्रिक्स यानी किडनी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। आंसर बी। अगला प्रश्न है,
विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, इसको कहते हैं एनाटॉमी। आंसर सी। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो ये होता है एथनोग्राफी। आंसर ए। मानव जाति की बेहतरी यानी सुधार के लिए आनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो सूजनिकी से है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो आंसर होगा एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एंडोस्कोप द्वारा। आंसर बी। राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक की जांच करने का एक उपकरण है राइनोस्कोप। डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1967 ईस्वी में किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा। अगला प्रश्न है, किसकी खोज के कारण बॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हाइनीमैन है होम्योपैथी के संस्थापक। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सैमुअल हाइनीमैन ने। आंसर बी। अगला प्रश्न है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? आंसर होगा मीलर। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश द्वारा विकसित की गई? तो अल्बर्ट साबिन द्वारा। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोनास सॉल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा फ्रेडरिक बैटिंग। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। अगला प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो कैस्कोग्राफ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर होगा कोलेस्ट्रॉम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो पीलिया एक जल संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है,
एंसेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो आंसर होगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और 837 तक के प्रश्नों को कवर कर दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो ख़राब लगा है तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में कारण ज़रूर बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।